बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने मसल्स के टाइप्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स, कार्डियक मसल थे, स्मूथ मसल थे और स्केलेटल मसल थे। लेकिन हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके ऊपर आपकी बुक के अंदर डिटेल डिस्कस की गई है, इनके स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिस्कस की गई है और इनका जो मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन का और जो रिलैक्सेशन का उसके ऊपर भी इन्होंने जो है वो डिस्कस किया हुआ है। हम समझते हैं कि स्केलेटल मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दिखता है, तो उसके लिए हम इस इमेज के ऊपर फोकस करेंगे और यहाँ से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगा। देखें, ये हमारे पास एक पूरी बोन है और हमने कहा था कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे स्केलेटन के साथ मिले हुए होते हैं। ये आपका एक पूरा का पूरा मसल्स है जिसको मैं खोल के आपको दिखाऊंगा, स्टडीज की करवाऊंगा। और मैंने कहा था कि मसल्स जो हैं वो बोन के साथ एक टिश्यू के साथ अटैच होते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे पास जो फाइबर होता है ना, कोलेजिन फाइबर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हमारी बॉडी में फाइबर्स होते हैं, उन्हीं में से एक फाइबर है कोलेजिन फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों मिल के एक टिश्यू बनाते हैं जिसका नाम क्या है, टेंडन। ये वो टिश्यू होता है जो कि आपके मसल्स को आपकी बोन के साथ क्या करता है, अटैच करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बहरहाल हम अभी फिलहाल इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मसल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मसल की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, सबसे ऊपर वाली जो आउटर लेयर होती है, इसे कहा जाता है एपीमाइजियम, ठीक है। द आउटर लेयर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज एपीमाइजियम। ये बातें थ्योरी में लिखी हुई हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे इमेज में पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मसल की जो सबसे आउटर लेयर है उसे क्या कहा जाता है, एपीमाइजियम कहा जाता है। अच्छा, अब इस मसल को अगर आप खोल के अंदर से देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे बंडल्स मौजूद हैं। आपको नजर आ रहा होगा, मैंने 3 बंडल्स आपको निकाल के दिखाने की कोशिश की है। इस तरह से बहुत सारे बंडल मौजूद हैं। इन बंडल्स को कहा जाता है मसल बंडल, ठीक है। ये आपके क्या कहलाते हैं, मसल्स बंडल कहलाते हैं, ठीक। सबसे पहले मसल है और इन मसल के अंदर बंडल मौजूद हैं जिन्हें मसल बंडल कहा जाता है। अच्छा, इन मसल बंडल के अंदर फिर और भी आपको कुछ नजर आ रहा है, इनको कहा जाता है मसल फाइबर्स, ठीक है। ये जो आपके मसल फाइबर्स है ना, ये मसल्स के सेल कहलाते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है, मसल एक टिश्यू है और इसके अंदर मसल बंडल होते हैं और मसल बंडल के अंदर जो है वो मसल फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि मसल के स्पेशलाइज सेल कहलाते हैं। अब आपको पता है कि हर सेल का साइटोप्लाज्म भी होता है, हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, हर सेल के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। इन 3 चीज़ों के नाम मैंने इसलिए लिए क्योंकि इन 3 चीज़ों का रोल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मौजूद है। अच्छा देखें, ये जो मसल फाइबर्स है ना, ये एक सेल है। अब इस सेल को मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ, ठीक। अब सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे तो वैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन जो मसल की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसे कहा जाता है सार्कोलीमा। मैं समझाता हूँ कि इसको सार्कोलीमा क्यों कहा जाता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसे वैसे तो हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसके साइटोप्लाज्म को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म, ठीक है। यानी सार्को सार्को लगता जाएगा। और इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 3 चीजें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्शन के अंदर रोल होगा। पहले आपके मसल हैं, फिर मसल से आपने मसल बंडल निकाले, मसल बंडल से आपने क्या निकाले, मसल फाइबर्स निकाले। और मैंने आपको बताया कि मसल फाइबर्स आर दी स्पेशलाइज्ड सेल और हर सेल के पास उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जिसको सार्कोलीमा कहा जाता है, उसका साइटोप्लाज्म होगा जिसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है और इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हमने किसका नाम दिया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सही है। और ये इसका क्या है, सार्कोलीमा, इसकी आउटर लेयर है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। और इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रियन भी मौजूद है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है। ओके। अच्छा, अब इस मसल फाइबर के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा बारीक यूनिट पाए जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। ये जो बारीक बारीक यूनिट है इनको कहा जाता है मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। अब ये जो मायोफाइब्रिल्स है ना, इनको कहा जाता है कि इनके अंदर एक खास किस्मों का कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट मौजूद होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में बड़ी ऐड करता है, बड़ी मदद करता है। उस कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को कहा जाता है सार्कोमेयर। और ये मसल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहलाता है क्योंकि मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है वो सार्कोमेयर से होती है। तो अब आपको पता चला कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इन सारी चीज़ों को मैंने ये सार्को सार्को के नाम क्यों दिए हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, उसको सार्कोमेयर कहा जाता है। बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मसल है,
फिर उसके बाद बंडल्स हैं जिन्हें मसल बंडल कहा जाता है। मसल बंडल के अंदर स्पेशलाइज सेल हैं जिन्हें मसल फाइबर्स कहा जाता है। हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलीमा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इन मसल फाइबर्स के अंदर छोटे छोटे जो है वो फाइब्रिल्स मौजूद होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है, आपको नजर आ रहे होंगे। और इन मायोफाइब्रिल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट छुपा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। ये आपका जो है ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है, यानी कि आप कह सकते हैं यूनिट है मसल का, जिसमें इसलिए मसल के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को भी सार्कोमेयर कहा जाता है। अच्छा, इस सार्कोमेयर के अंदर आपको दो किस्मों के फिलामेंट नजर आते हैं, ठीक है। इस सार्कोमेयर के अंदर हमें दो किस्मों के फिलामेंट नजर आते हैं। एक को कहा जाता है एक्टिन फिलामेंट, दूसरी को कहा जाता है मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। ये दो फिलामेंट आपको नजर आ रहे होंगे। एक्टिन जो है ये हमारे पास थिन फिलामेंट होता है, और जो मायोसिन होता है ये हमारे पास थोड़ा सा थिक फिलामेंट होता है, जैसा कि आपको इस इमेज में भी नजर आ रहा है, सही। तो मुझे उम्मीद है कि मसल का जो स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मसल, मसल बंडल, मसल फाइबर, फिर मायोफाइब्रिल, फिर मायोफाइब्रिल के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट जिसका नाम सार्कोमेयर है, और सार्कोमेयर के अंदर दो फिलामेंट मौजूद होते हैं जिसे एक्टिन और मायोसिन कहा जाता है। एक्टिन जो है ये थिन फिलामेंट है, मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है, और इन फिलामेंट्स की वजह से ही मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि हर मसल्स के ऊपर जो टिश्यू पाया जाता है, जो लेयर मैंने बताया कि उसका नाम एपिमेजियम है, जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई। जब स्केलेटल मसल्स को हम खोल के देखते हैं तो उसके अंदर मसल बंडल होते हैं, और मसल बंडल के ऊपर जो लेयर होती है उसे पेरीमेजियम कहते हैं। अब हर मसल बंडल के अंदर मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े फाइबर्स मौजूद थे जिन्हें हमने मसल्स फाइबर्स कहा, और इनके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसे हम एंडोमेजियम कहते हैं। मसल्स फाइबर्स मैंने बताया कि ये स्पेशलाइज सेल है, और हर सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसे सार्कोलीमा कहा जाता है। साइटोप्लाज्म होता है, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। मैंने बताया कि मसल फाइबर के अंदर फिर बहुत छोटे छोटे फाइबर्स मौजूद होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहा जाता है, और इन मायोफाइब्रिल्स के अंदर हमारा वो स्पेशल, वो खास पार्ट मौजूद है जिसका नाम क्या है, सार्कोमेयर, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन होनी है और रिलैक्सेशन होनी है। इसलिए इसको मसल्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। जिस तरह से किडनी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, हालांकि किडनी में और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, पर नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन यहाँ पे होती है, सारे काम यहाँ पे होते हैं। तो मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो मसल बंडल में नहीं होती, वो मसल फाइबर में नहीं होती, मायोफाइब्रिल के अंदर भी नहीं होती, वो होती है सार्कोमेयर के अंदर, ठीक। और मैंने आप लोगों को बताया कि अब ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं इसके अंदर दो किस्मों के जो हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स, छोटे छोटे फिलामेंट्स पाए जाते हैं, और वो कितने किस्मों के होते हैं, दो किस्मों के। एक होता है थिक फिलामेंट, दूसरा होता है थिन फिलामेंट। जो थिक फिलामेंट है वो एक प्रोटीन का बना हुआ है जिसका नाम मायोसिन प्रोटीन है। मैं इसका रोल आपको बताऊंगा मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। जो थिन फिलामेंट है ये तीन किस्मों की प्रोटीन का बना हुआ है, एक का नाम एक्टिन है, दूसरी का नाम ट्रोपोमाइसिन है, तीसरी का नाम ट्रोपोनिन है। इन तीनों के काम इंशाल्लाह मसल की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और मायोसिन का भी। हर थिक फिलामेंट, अगर ये आपका एक थिक फिलामेंट है ना, तो इस थिक फिलामेंट के सराउंडिंग में आपको कितने फिलामेंट नजर आएंगे, 6 थिन फिलामेंट नजर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप लोगों से पेपरों में पूछी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्केलेटल मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। पूरी की पूरी आपको सीरीज मैंने एक बना के दी, अच्छे तरीके से वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। दो किस्मों के इसमें माइक्रोफिलामेंट होते हैं, आपने याद रखना है, एक थिक दूसरा थिन। ये किस किस प्रोटीन के बने हुए हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, हमने कहा कि हम जो जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ेंगे वो सारी की सारी सार्कोमेयर पे होगी। तो ये हमारे लिए बेहतर होगा कि हम सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझें, सही से समझें। ये आपके बोर्ड के पेपरों में आता है, आपसे वो पूछेंगे कि सार्कोमेयर का आप स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये वाला स्ट्रक्चर आप बना सकते हो अच्छा करके, आपसे ये जरूर पूछेंगे। अच्छा देखें, जो सार्कोमेयर होगा ना, जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, अभी हमने पढ़ा मायोफाइब्रिल के अंदर मौजूद होता है। इसके दो जोन्स होते हैं, एक को कहा जाता है लाइट जोन जिसको दूसरा आई बैंड भी कहा जाता है, दूसरा होता है डार्क जोन जिसको दूसरा ए बैंड भी कहा जाता है। दो जोन होते हैं, एक लाइट जोन, दूसरा डार्क जोन। लाइट जोन का दूसरा नाम आई बैंड है, डार्क जोन का दूसरा नाम ए बैंड है। अच्छा देखो, आई का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, आइसोट्रॉपिक। और ए का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक। अब ये एक बड़ी जो है वो कहानी है, उस कहानी में मैं नहीं पढ़ना चाहता। इसमें पोलराइजेशन और नॉन पोलराइज का काम होता है, खैर आप इस बात को छोड़ दें। जस्ट इतना याद रखें कि सार्कोमेयर के अंदर दो जोन होते हैं, एक लाइट जोन जिसको आई बैंड भी कहा जाता है, दूसरा डार्क जोन जिसे ए बैंड भी कहा जाता है।
बाकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, आई की फुल फॉर्म होती है आइसोट्रोपिक और ए की फुल फॉर्म होती है एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं या जो कार्डियक मसल्स हैं ये हमें स्ट्राइटेड नजर आते हैं। अब आपको पता चला ये स्ट्राइटेड क्यों नजर आते हैं, इन्हीं जोन्स की वजह से। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ड्यू टू दीज जोन्स मसल्स अपीयर सेड स्ट्राइटेड। इन जोन की वजह से जो है आपके मसल्स स्ट्राइटेड नजर आते हैं। देखें कितने ये काम की बात है, और मैंने कहा था कि मैं आपको आगे चल के ये जरूर बताऊंगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास एक थिक फिलामेंट है, ठीक है, पूरा का पूरा। ये जो आपको लाल कलर का नजर आ रहा है, एक पेन चेंज करूं, ये वाला, ये जो लाल कलर वाला आपको नजर आ रहा है ये आपका पूरा का पूरा थिक फिलामेंट है। और अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा ये जो थिक फिलामेंट है ये मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और ये जो सराउंडिंग में आपको फिलामेंट नजर आ रहे हैं ये आपके थिन फिलामेंट हैं, जिन्हें हम एक्टिन फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन इनके अंदर मौजूद होती है, वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, सही। ओके, तो दो जोन है, एक हमारे पास लाइट जोन है, दूसरा हमारे पास डार्क जोन है, ठीक। अब ये वाला जो यहाँ पे ये जो बीच वाला ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन यहाँ से लेके ये वाला, ये आपका डार्क रीजन है, सही है, ठीक। और ये वाला जो रीजन है ये आपका लाइट रीजन है, ये वाला। ये दोनों आपके हो गए लाइट रीजन, एक ये लाइट रीजन और एक ये लाइट रीजन, ये बीच वाला हो गया आपका डार्क रीजन। ये दो बातें तो हमारी क्लियर हो गई। अब मैंने कहा कि जो डार्क जोन है इसको ए बैंड कहते हैं, जो लाइट जोन है उसको आई बैंड कहते हैं, ये भी बात क्लियर हो गई। अब आप देखें कि ये जो डार्क बैंड है ना, डार्क बैंड, इसके बीच से अब आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है, ये भी आपको डार्क नजर आ रहा है क्योंकि ये डार्क बैंड, ये आपको लाइट नजर आ रहा है क्योंकि ये है लाइट बैंड। अब डार्क जोन के बीच से, मैं एक मिनट मार्कर चेंज करूं ताकि आपको समझ आए बात, चलो ये वाला रखते हैं। डार्क जोन के बीच से आपको ये एक व्हाइट लाइन नजर आ रही है, लाइट लाइन नजर आ रही है ना, बिल्कुल लाइट लाइन। इस लाइन का नाम है एच लाइन। लफ्ज एच का मतलब होता है हील, ठीक है, HELE, हील। हील का मतलब होता है ब्राइटर, मींस बिल्कुल एक ब्राइट। तो डार्क बैंड, ए बैंड यानी कि डार्क जोन के बीच से एक बिल्कुल क्लियर लाइन जा रही है, आपको ये नजर भी आ रही होगी। इस क्लियर लाइन को क्या कहा जाता है, एच जोन कहा जाता है। इस तरह से आपके लाइट बैंड के जो बैंड है, जो आई बैंड है, इसके बीच से भी एक क्लियर लाइन जाती है, ये डार्क जो है लाइन होती है, इस लाइन को कहा जाता है जेड लाइन, ठीक है। अब देखें आपका एक सार्कोमेयर ये है और आपका दूसरा सार्कोमेयर ये है, ठीक है, ये एक सार्कोमेयर, ये आपका दूसरा सार्कोमेयर। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप बताओ कि इस सार्कोमेयर को, ये ए सार्कोमेयर है और ये बी सार्कोमेयर है, मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि ए को बी सार्कोमेयर से सेपरेट किसने किया हुआ है, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि सर ये जो बीच में जो काली ब्लैक लाइन जा रही है इसने क्या किया हुआ है, दो सार्कोमेयर को अलग किया हुआ है, सेपरेट किया हुआ है, दो सार्कोमेयर के बीच में है, बिटवीन में है। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। तो ये कहता है कि इन द सेंटर ऑफ डार्क बैंड, डार्क बैंड के सेंटर में, जो डार्क बैंड का सेंटर है, आपको एक क्लियर लाइन नजर आती है जिसे आप एच लाइन कहते हैं। एच का मतलब होता है हील और इसका मतलब होता है ब्राइटर, ठीक है। हील एक साइंटिफिक टर्म है, इसको इंग्लिश की जबान में ब्राइटर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये ब्राइट है, आप देख सकते हैं। इन द सेंटर ऑफ लाइट बैंड, अब ये भी लाइट बैंड है, ये भी लाइट बैंड, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में आपको एक क्लियर लाइन जाती हुई नजर आ रही है डार्क कलर की, इसको कहा जाता है जेड लाइन। इसको हम जेड लाइन, इसको हम, चलो इसको तो हम ब्राइट इसलिए हील इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्राइट है। इसको हम जेड लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि लफ्ज जेड का मतलब होता है जुइश, ZUISH, मुझे स्पेलिंग कंफर्म नहीं है, जुइश, और इंग्लिश में लफ्ज जुइश का मतलब होता है बिटवीन। तो हम इसे जेड लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो सार्कोमेयर के बीच में आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें बताओ कि ये ए को बी से सेपरेट करने के लिए कौन सी लाइन रिक्वायर्ड होती है, तो आप क्या कहेंगे, जेड लाइन रिक्वायर्ड होती है। सार्कोमेयर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय जेड लाइन, दोनों सेपरेटेड होते हैं इस जेड लाइन से। या आप ये भी कह सकते हो द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इज सार्कोमेयर, जेड लाइन के बीच में जो रीजन होता है उसको क्या कहा जाता है, सार्कोमेयर कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप इसको नहीं समझते तो आपको कभी भी अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा, मसल्स का मैकेनिज्म जो है वो आप लोगों को कभी समझ नहीं आएगा। तो आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।